अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने इनकलाब फ़्रांस की सीरीज़ के सिलसिले में गुज़िश्ता किस्त में इनकलाब फ़्रांस के हवाले से ये देखा और जाना कि किस तरह रोटी की अदम दस्तयाबी ने अवाम के अंदर एक नई सोच को पैदा किया। रूसों के नज़रियात ने किस तरह अवामी तगोदो और जद्दोजहद को तेज़ से तेज़ तर कर दिया और बादशाह से वो कौन सी ऐसी गलती हुई जो उसकी इंतहाई भयानक गलती साबित हुई, और टेनिस कोर्ट हलफ क्या है, ये सब कुछ हम जान चुके हैं इनकलाब फ़्रांस की अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर। नाज़रीन, आप इनकलाबात आलम की सीरीज़ के सिलसिले में इनकलाब फ़्रांस की तीसरी किस्त देख रहे हैं। आज हम इनकलाब फ़्रांस की अगले मरहलों पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, इनकलाब फ़्रांस की इनफरादियत ये है कि इस इनकलाब को लीड करने के लिए कोई कौमी सतह का लीडर और रहनुमा मुयस्सर नहीं था। अवाम ने आज खुद ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का आगाज़ किया और इसे मरहलावार आगे बढ़ाकर कामयाबी से हमकिनार किया। दूसरे दर्जे के मुकामी रहनुमा और अदीब जुज़वी तौर पर इस अवामी तहरीक को लीड करते रहे। इनकलाब फ़्रांस के दूसरे मरहले में कौम को एक अजीम रहनुमा नसीब हुआ जिसने फ़्रांस की अवाम की तकदीर को बदल कर रख दिया। वो रहनुमा कौन था, इस पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, एक तो फ़्रांस में हर तरफ इनकलाबियों की सब बंदी हो रही थी, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के हुक्मरान टीपू सुल्तान का नुमाइंदा एक वफ़द लुईस XVI से मुलाकात के लिए वारसाई के महल में पहुंचता है। इस वक्त बरतानिया बर्र सगीर में अपने कदम जमा रहा था, जिससे टीपू सुल्तान की हुकूमत को भी ख़तरा लाहक था। टीपू सुल्तान जानता था कि फ़्रांस इंग्लैंड को एक बार शिकस्त दे चुका है और बादशाह बरतानिया की मुखालफत में उसकी मदद ज़रूर करेगा। बादशाह अपनी रियासती ज़िम्मेदारियों की वजह से वफ़द से मुलाकात न कर सका और इस मुलाकात को 1 माह तक मौखर कर दिया गया। 1 माह बाद बादशाह की वफ़द से मुलाकात होती है। वफ़द टीपू सुल्तान की तरफ से बादशाह को एक पेशकश करता है कि अगर फ़्रांस इसको 10,000 फ़ौजी फराहम करे तो बरतानिया को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करेंगे। बादशाह की मजबूरी ये थी कि वह फ़्रांस की मुकामी मुआशी हालत की वजह से 10,000 फ़ौजियों के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस पर वफ़द ने पेशकश की कि अगर बादशाह सिर्फ 10,000 फ़ौजी फराहम कर दे तो उनके तमाम तर अखराजात टीपू सुल्तान की हुकूमत उठाएगी। बादशाह ने फ़ौजियों की फराहमी की हामी भर ली और कहा कि फ़्रांस के हालात दुरुस्त होने पर फ़ौज को भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ बिस्तील की फतह के तीसरे दिन यानी 17 जुलाई सन 1789 को बादशाह पेरिस आता है, तमाम हालात का जायज़ा लेता है। बादशाह को खुदा का अवतार समझने वाली बिखरी हुई अवाम खामोश खड़ी रहती है और बादशाह को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अवाम फ़्रांस की अबतर सूरत हाल का ज़िम्मेदार बादशाह की बजाय उमरा और दरबारियों को समझते थे। बादशाह ने हालात की बेहतरी के लिए अवाम से 2 वादे किए। एक ये, वो जैकवास नेकर को दोबारा वज़ीर बनाएगा। दूसरा ये कि वो स्टेट्स जनरल का इजलास बहुत जल्द बुलाएगा। बाद में बादशाह दोनों वादों से मुनहरफ हो गया। फ़्रांस की असेंबली ने अवामी रिलीफ के लिए चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स तैयार किया, तो बादशाह ने इस चार्टर पर भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उसके बाद पादरियों और अवाम में खलीज मज़ीद बढ़ने लगी, जिसके नतीजा में पादरियों की बेतौकीरी और कत्ले आम तक नौबत आ पहुंची। बादशाह अवाम के तेवर देखते हुए खतरे को भांप गया और वो पेरिस से दूर वारसाई के महल में मुंतकिल हो गया और वहां बैठकर इनकलाबी तहरीक को कुचलने की मंसूबाबंदी करने लगा। दूसरी तरफ अवाम भी समझते थे कि बादशाह पादरियों और उमरा के हाथों यरगमाल बन चुका है और अवाम के खिलाफ बादशाह से फैसले करवाए जाते हैं। नाज़रीन, ये 5 अक्टूबर का दिन था। पेरिस की अवाम, जिनमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी,
सड़कों पर निकल आती है। खवातीन के हाथों में घरेलू बर्तन, कुल्हाड़ियाँ और बर्छियाँ थीं। तमाम हजूम की मंजिल वारसाई का महल था। पैदल सफ़र करते हुए तमाम शुरका मंजिल की तरफ रवाना हुए। उधर बादशाह को भी इतला हुई कि अवाम का जम्मे गफ़ीर वारसाई की तरफ आ रहा है। शाम को तमाम जुलूस वारसाई महल के बाहर पहुंच चुका था। बादशाह अवाम के इस कदर जल्द पहुंचने पर बहुत हैरान हुआ। शुरका ने महल के बाहर धरना दे दिया और मुतालबा किया कि बादशाह उनके साथ पेरिस चले। उमरा और पादरियों ने बादशाह को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बिल आखिर बादशाह साथ चलने पर राज़ी हो गया। बादशाह बालकोनी में आया तो जनरल लाफेट, जो कि फातह यार्ड टाउन था, उसने आगे बढ़कर बादशाह का हाथ चूम लिया। उस ज़माने में किसी का हाथ चूमने का मतलब ये होता था कि आप उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। अवाम लाफेट का बहुत एहतराम करते थे, इसलिए बादशाह को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर पेरिस वापस ले आए। बादशाह को वापस लाकर फिर तख्त पर बैठा दिया गया और उसकी बादशाहत को अवाम ने फिर से कबूल कर लिया। उमरा और पादरियों की साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही थी। पुराने निज़ाम के हामियों और नए निज़ाम के हवारियों के दरमियान एक तीसरा ग्रोह उभर कर सामने आ गया, जिसे जैकोबिन्स क्लब कहा जाता है, और इस ग्रुप की क़यादत मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर कर रहा था। ये रॉब्सपियर किसी ज़माने में बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाया करता था, मगर आज वो इनकलाबियों की क़यादत कर रहा था। 20 जून और 10 अगस्त को अवाम ने महल का घेराव कर लिया और बादशाह की गिरफ्तारी का मुतालबा करने लगे। 21 जून सन 1791 को बादशाह सिपाहियों के साथ साजबाज करके फरार हो जाता है। उसे खतरा था कि अब शायद उसकी हुकूमत कायम ना रहे और उसका अंजाम बद हो। बादशाह अपने ससुराली मुल्क ऑस्ट्रिया जाना चाहता था, मगर तकदीर को कुछ और ही मकसूद था। पेरिस से 100 किलोमीटर दूर वारनेस के मुकाम पर बादशाह को चंद फौजी पहचान लेते हैं और बादशाह गिरफ्तार हो जाता है और जनरल लाफेट मुल्क बदर हो जाता है। इनकलाबियों ने अपने ही साथी क्यों कत्ल किए? बादशाह को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? बादशाह और उसके बीवी बच्चों का क्या अंजाम हुआ? बाद अज इनकलाब के हालात क्या थे? इनकलाबी हुकूमत क्यों नाकाम हुई? नेपोलियन बोनापार्ट ने इनकलाबी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा? ये सब जानेंगे हम इनकलाब फ्रांस की अगली किस्त।